गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी 80 को। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग मॉर्निंग से होती है, जहां रेलवे ट्रैक के पास एक बेहद खराब हालत में लड़की पड़ी मिलती है। वो गंभीर रूप से घायल होती है और साफ समझ में आता है कि उसके साथ ब्रूटली अब्यूज हुआ है। कुछ लोग उसे इस हालत में देखते हैं और तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और अब सवाल ये है कि वो लड़की कौन है और उसके साथ आखिर क्या हुआ था। इन सारे सवालों के जवाब के लिए हमारी कहानी जाती है फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है एक छोटा सा घर जिसमें विनय और परिमा नाम के दो कपल रहते हैं। उनका एक छोटा सा बेटा है जिसका नाम ध्रुव था। परिमा एक स्कूल में टीचर है, जबकि विनय एक शॉपिंग मॉल में स्टोर मैनेजमेंट का काम करता है। दोनों ने लव मैरिज की थी, जिस वजह से उनके घर वाले अपनी फैमिली रेपुटेशन के चलते उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रखते थे। बावजूद इसके उन दोनों की जिंदगी काफी अच्छी तरीके से चल रही थी। सबसे पहले मॉर्निंग में वो दोनों मिलकर अपने बेटे को स्कूल बस में बिठाते हैं। उसके बाद विनय अपने मॉल के लिए निकल जाता है और परिमा अपने स्कूल के लिए निकल जाती है। देन हम देखते हैं परिमा स्कूल में अपनी क्लास अटेंड करती है। वहीं दूसरी तरफ हम एक कार्तिक नाम के बंदे को देखते हैं क्योंकि रोड पर जा रहा था। तभी वहां पर एक गाड़ी आकर रुकती है और गाड़ी के अंदर एक लॉयर होती है जिसका नाम रावी था। कार्तिक को पहले से वो जानती थी, इसीलिए रावी कार्तिक को अपने साथ घर ले जाती है। बातचीत के दौरान पता चलता है कि कार्तिक पिछले 6 महीने से इसी शहर में था, लेकिन उसने ये बात रावी को नहीं बताई थी। असल में रावी की जो सीनियर लॉयर थी कावेरी, वो कार्तिक की वाइफ थी। कावेरी का एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था, लेकिन कार्तिक उसे उसी हालत में छोड़कर चला गया। और इस बात को लेकर रावी कार्तिक से काफी ज्यादा नाराज थी। रावी कहती है कि कावेरी ने तुम्हें बहुत याद किया था, उसने कई बार तुम्हारे लिए कॉल्स और मैसेजेस किए, लेकिन कार्तिक ने कभी भी रिप्लाई नहीं किया। कुछ समय बाद कावेरी की डेथ हो जाती है और कार्तिक तब भी वापस नहीं आता। इसी वजह से जब रावी कार्तिक से मिलती है तो वो उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। यहाँ हम व्यूवर्स को पता चलता है कि कार्तिक की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है और वो एक गहरे ट्रोमा में जी रहा है। असल में उसकी वाइफ का रोड एक्सीडेंट हो गया था और कुछ लड़के नशे में गाड़ी चला रहे थे और लापरवाही में उन्होंने उसे टक्कर मार दी। एक्सीडेंट के बाद वो लोग वहाँ से भाग गए, उसे वहीं पर पड़ा छोड़ के। गाड़ी पर नंबर प्लेट भी नहीं थी, इसीलिए ये कभी भी पता नहीं चल पाया कि एक्सीडेंट किसने किया था और इस मामले में किसी पर भी कोई भी एक्शन नहीं हो पाया था। इसी ट्रोमा की वजह से कार्तिक ने ये शहर छोड़ दिया था और अब काफी टाइम के बाद वो इस शहर में वापस आया था। देन हमारा सीन जाता है परिमा पर। उसका स्कूल खत्म हो चुका था और वहाँ पर फेयरवेल पार्टी चल रही थी। परिमा और उसके बाकी टीचर्स मजे से डांस कर रहे थे। शाम को विनय परिमा को लेने स्कूल जाता है तो परिमा को इतना खुश देखकर विनय कहता है कि वो पार्टी एंजॉय करे, वो घर पर ध्रुव को संभाल लेगा। पहले तो परिमा मना करती है, लेकिन विनय के फोर्स करने पर वो मान जाती है। देन पार्टी खत्म होने के बाद वो अपने घर के लिए निकलती है। घर जाते वक्त रास्ते में पीछे से एक गाड़ी आकर रुकती है और उसी गाड़ी में से कुछ लड़के उतरते हैं और जबरदस्ती परिमा को गाड़ी के अंदर खींच लेते हैं। चलती गाड़ी में वो सभी उसके साथ रेप करते हैं और मदद के लिए वो चिल्लाती रहती है, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं होता। गाड़ी में कुल 5 लड़के होते हैं, उनमें से एक लड़का गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है और बाकियों को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो 4 लड़के उसकी एक भी बात नहीं सुनते। मतलब कि जो गाड़ी चला रहा था उसने उसके साथ रेप नहीं किया था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो भी इस सारी चीजों में शामिल था। परिमा को बुरी तरीके से मारा जाता है और उसके बाद उसे चलती हुई गाड़ी से रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया जाता है और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद वो लड़के सीधा एक दुकान पर जाते हैं, वहां अपने कपड़े चेंज करते हैं और फिर अपने सारे फोनों को तोड़ देते हैं। जिस गाड़ी का उन्होंने इस्तेमाल किया था उसे भी पूरी तरीके से साफ करवाया जाता है ताकि कोई भी सबूत ना बचे, और जो पुराने कपड़े होते हैं उन्हें आग लगाकर जला दिया जाता है। इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और परिमा को अब हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। विनय और ध्रुव भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। परिमा की हालत बेहद नाजुक होती है, वो मानसिक रूप से स्टेबल नहीं होती और बार बार वही घटनाएं उसको याद आ रही थी और उसकी विजन्स भी क्लियर नहीं रहती। इसी दौरान पुलिस हॉस्पिटल पहुंचती है और एक लेडी कांस्टेबल परिमा का स्टेटमेंट लेती है। इसी बीच कार्तिक भी हॉस्पिटल आ जाता है। एक्चुअली विनय जिस मॉल में काम करता था वहाँ कार्तिक उसका सुपरवाइजर था। दोनों के बीच अच्छा वर्किंग कनेक्शन था। परिमा की हालत देखकर कार्तिक भी अंदर से टूट जाता है और उसे बहुत ज्यादा दुख होता है। दूसरी तरफ हमें एएसआई संजय को दिखाया जाता है, जो कि अपनी पूरी टीम के साथ रेलवे ट्रैक पर पहुंचते हैं जहां से परिमा को उठाया गया था। एंड वहां पर फॉरेंसिक टीम मौके से जरूरी सैंपल्स कलेक्ट करती है और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जाती है। पुलिस को वहीं की एक दुकान की सीसीटीवी फुटेज से उस गाड़ी की नंबर प्लेट भी मिल जाती है और इसी नंबर प्लेट के आधार पर एएसआई संजय इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान वे रेलवे ट्रैक के पास मौजूद एक प्रेस की दुकान पर पहुंचते हैं। दुकानदार संजय को बताता है कि ये गाड़ी दीपराज की है, लेकिन इसे ज्यादातर उसका बेटा इस्तेमाल करता है जिसका नाम निक्का है। वो कहता है निक्का अपने 4 दोस्तों के साथ पूरा दिन आवारागर्दी करता रहता है और शाम को ये सभी लोग एक सीमेंट के गोल पाइप में बैठकर यहीं पास में ड्रिंक करते हैं। और अब संजय को निक्का और उसके बाकी तीनों दोस्तों के नंबर भी मिल जाते हैं और इंस्पेक्टर संजय इन चारों को अरेस्ट कर लेता है। चारों की गिरफ्तारी के बाद निक्का के पिता दीपराज तुरंत अपने बेटे के लिए लॉयर हायर कर लेते हैं और उसे बाहर निकालने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन क्योंकि चारों को एक सीरियस रेप केस में अरेस्ट किया गया था, इसीलिए फिलहाल किसी को भी बेल मिलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। देन उनकी पहली कोर्ट हियरिंग का दिन आ जाता है। चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाता है और उनके चेहरे कपड़े से ढके होते हैं, लेकिन उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि उन्हें अपने किए ऊपर कोई पछतावा
दावा है। कोर्ट में ले जाते वक्त ये अपने कपड़े को ठीक करते नजर आते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वहीं हमारा सीन जाता है राबी पर, जो कि परिमा का केस लड़ रही होती है। राबी को ये केस लेने की वजह उसका कार्तिक से कनेक्शन होता है। कोर्ट में दोनों तरफ के लॉयर आमने सामने खड़े हो जाते हैं और इस पूरे मामले की सुनवाई एक लेडी मजिस्ट्रेट करती है। वहीं उन चारों लड़कों का लॉयर कहता है कि उनकी क्लाइंट शादी में जा रहे थे, अचानक उन पर हमला हुआ और किसी ने उनकी गाड़ी छीन ली। वो कहता है फिर ये लोग जैसे तैसे करके शादी में पहुंच पाए। शादी में जाते जाते उन्हें सुबह भी हो गई थी। साथ ही वो कोर्ट में शादी में उनकी मौजूदगी के फोटोज भी दिखाता है। इसी दौरान वहां पर फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाती है और रिपोर्ट में पता चलता है कि परिमा के सैंपल किसी भी लड़के से मैच नहीं करते। देन राबी मजिस्ट्रेट के सामने कहती है कि सैंपल्स को दोबारा से रीचेक करवाया जाए। मजिस्ट्रेट आखिरकार इसके लिए मान जाती है और सैंपल्स को रीचेकिंग के लिए दोबारा से लैब भेज दिया जाता है। साथ ही जज यहाँ पर पुलिस को कहती है कि जो गाड़ी चोरी हुई है उसकी रिपोर्ट भी लेकर आइए। अब इस केस के लिए अगली हियरिंग भी दे दी जाती है। एंड हमारा सीन जाता है राबी पर, जो कि हॉस्पिटल परिमा से मिलने जाती है। एंड वो परिमा से कहती है कि बाहर लोग तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहेंगे, पैसे भी ऑफर कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें सब कुछ संभालना होगा। कोर्ट के अंदर मैं सब कुछ संभाल लूंगी। बातचीतों के दौरान परिमा राबी को बताती है कि आरोपियों की संख्या 4 नहीं बल्कि 5 थी। उनमें से एक का नाम समीर था और एक का नाम हैरी। साथ ही वो बताती है कि एक लड़का केवल गाड़ी चला रहा था और उसने डायरेक्टली कुछ भी नहीं किया था। राबी ये बात पुलिस के लिए बता देती है और अब पुलिस उस 5वें लड़के की तलाश में लग जाती है। देन हम देखते हैं दोबारा हियरिंग वाला दिन आ जाता है और कोर्ट में वकील आमने सामने होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो रिपोर्ट दोबारा लैब गई थी चेक होने के लिए, दोबारा भी वो नेगेटिव आती है। इसके बाद उन चारों का लॉयर जज के सामने आवेदन करता है कि उसके क्लाइंट को बेल दी जाए, लेकिन राबी कहती है कि अभी कुछ समय के लिए उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए, खासकर तब तक नहीं जब तक कि परिमा के विजन क्लियर नहीं हो और वो उन्हें पहचान नहीं लेती। दूसरे मजिस्ट्रेट का कहना था कि अभी बच्चे हैं, उनकी उम्र कम है और उनका करियर खराब हो जाएगा, और इसीलिए अंत में मजिस्ट्रेट उन चारों को बेल दे देती है, लेकिन उनसे कहती है कि उन्हें हर रोज पुलिस स्टेशन आना होगा और अपना स्टेटमेंट देना होगा। अगले सीन में हम देख पाते हैं परिमा को हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया जाता है। जैसे वो घर लौटती है, लेकिन परिमा बहुत ज्यादा अपसेट होती है। उसका मन बिल्कुल भी शांत नहीं था और ऐसा लगता था कि उसकी जिंदगी पल भर में बदल गई हो। परिमा कोशिश करती है कि अपनी जिंदगी फिर से ठीक करे। वो स्कूल लौटती है और प्रिंसिपल से कहती है कि वो फिर से पढ़ाना स्टार्ट करना चाहती है, लेकिन प्रिंसिपल उससे मना कर देती है। प्रिंसिपल का कह रहा था, मुझे भी बहुत अफसोस है कि हमारे ही स्टूडेंट तुम्हारे लिए इतने गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। ऐसी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी कि हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं वही अपनी टीचर के लिए ऐसा भी बोल सकते हैं, और ऐसी कंडीशन में मैं तुम्हें यहाँ पढ़ाने की परमिशन नहीं दे सकती। परिमा उदास होकर वहां से लौट जाती है। देन परिमा को उन लड़कों को पहचानने के लिए स्टेशन बुलाया जाता है, जहां पर वो लड़के उसके सामने बोलते हैं, और अब परिमा उनकी आवाज सुनकर पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाती है। वो राबी से कहती है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। देन राबी उसे थोड़ा शांत करती है और उसके बाद अगली हियरिंग का दिन भी आ जाता है और कोर्ट फिर से स्टार्ट हो जाता है। मजिस्ट्रेट पुलिस से कहती है कि गाड़ी की रिपोर्ट लेकर आओ, जिस पर राबी कहती है सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया जाए जब चारों लड़के रिपोर्ट कराने आए थे या फिर नहीं आए थे। पुलिस बताती है कि फुटेज तो नहीं मिल पाएगी क्योंकि बंदरों ने तार तोड़ दिया था, जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है। खैर, इसके बाद हमारा सीन जाता है हैरी पर, जो कि अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। तभी वो देखता है उसकी गाड़ी की पीछे वाली सीट पर पहले से कोई बैठा हुआ था। उसने हैरी की गर्दन पर गन रखी और कहा कि गाड़ी चलाओ, एंड वो उसे उसी जगह पर लेकर जाता है जहां पर उन लोगों ने परिमा का रेप करके उसकी बॉडी को फेंक दिया था, यानी रेलवे ट्रैक। वहां पर वो आदमी उसे गाड़ी से उतारता है और उसके हाथ में एक छतरी होती है। यहाँ पर हमें उस आदमी का फेस तो नहीं दिखाया जाता, लेकिन वो सीधा हैरी को शूट कर देता है और हैरी की वहीं पर डेथ हो जाती है। एंड अगले दिन सोशल मीडिया और इंटरनेट पर छतरी मैन की चर्चा स्टार्ट हो जाती है। लोग उसकी तारीफ कर रहे थे और फॉलोवर उसके बढ़ने लगते हैं। देन हमारा सीन जाता है एक दूसरे लड़के पर जो परिमा के रेप में शामिल था, और उससे उसकी बहन पूछती है कि भैया मेरी कसम खाकर बोलो कि आपने रेप नहीं किया, लेकिन वो यहाँ पर अपनी बहन के सामने सच बोल देता है और कहता है कि मुझसे सब गलती से हो गया। ये सुनकर बहन पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर छतरी मैन की चर्चा जोरों पर थी। सिर्फ 2 दिन में उसके फॉलोवर 28,000 हो चुके थे। लोग हर जगह यही कह रहे थे कि छतरी मैन ने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल सही किया है, रेपिस्टों के साथ यही होना चाहिए। हैरी की मौत के बाद बाकी तीनों लड़के और दीपराज बहुत ज्यादा डर गए। दीपराज पुलिस के पास गया और अपने बेटे निक्का के लिए प्रोटेक्शन मांगी ताकि उसे कोई नुकसान पहुंचा न सके। निक्का उसका इकलौता बेटा है और दीपराज किसी भी हालत में उसे खोना नहीं चाहता। वहीं दूसरी तरफ राबी और कार्तिक के बीच छतरी मैन को लेकर बहस स्टार्ट हो जाती है। राबी का कहना था भले ही उसने रेप किया हो, लेकिन छतरी मैन को उसे मारने का हक नहीं था। अगर दुनिया में ऐसे ही मारना और बचाना चला तो फिर ये दुनिया खत्म हो जाएगी। उसे सजा देने का हक सिर्फ कानून का था। खैर, हम देखते हैं एएसआई संजय और राबी दोनों मिलकर केस की तफ्तीश कर रहे हैं। वो उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर लड़कों ने अपने पुराने कपड़ों को जलाया था। राबी सोच में पड़ जाती है और संजय से कहती है
कि एटीएम से यहाँ तक रास्ता सिर्फ 5 मिनट का है, बाकी समय वो कहाँ पर थे। राबी हर चीज को ध्यान से देखती है और नोटिस करती है। संजय बताता है कि उसी दुकान से लड़कों ने कपड़े खरीदे थे। राबी कहती है इसे अच्छे से पूछताछ करो। संजय दुकानदार को पकड़ लेता है और काफी मारता है। दुकानदार बताता है कि 3 बजे लड़कों का कॉल आया था और उसने तुरंत दुकान खोल दी। लड़कों ने वहां से कपड़े खरीदे और चारों ने कपड़े बदल लिए। इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं पता। खैर हम देखते हैं राबी सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर डाल रही थी। वो कहती है कि जो भी छतरी मैन ने किया वो गलत था। किसी को इस तरीके से मारना सही नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसकी सजा उन लोगों को कानून देगा। लेकिन राबी का ये बयान सुनकर कई लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। उनका कहना था कि राबी ने गलत कहा है। उनका मानना था कि छतरी मैन ने जो कुछ भी किया वो सही किया। तभी राबी के पास अपोजिट पार्टी का वकील आता है। वो राबी से कहता है कि इस केस में कॉम्प्रोमाइज कर लो। राबी इसके लिए मान जाती है एंड वो राबी को दीपराज के पास लेके जाता है। दीपराज बताता है कि उसके बेटे ने कुछ भी नहीं किया था, वो सिर्फ ड्राइव कर रहा था। राबी कहती है ठीक है, 2.5 साल में सेटलमेंट कर लेते हैं। तुम उसे मेरा गवाह बना दो और सिर्फ 2.5 साल के बाद उसे छोड़ दिया जाएगा, बाकियों को सजा मिल जाएगी। दीपराज और निक्का इसके लिए मान जाते हैं और अब निक्का गवाह बनने के लिए तैयार हो जाता है। देन हम देखते हैं निक्का वहाँ से चला जाता है। रोड पर काफी ज्यादा भीड़ थी और इसी भीड़ का फायदा उठाते हुए छतरी मैन वहाँ पर पहुंचता है और निक्का को जान से मार देता है। तभी पता चलता है कि छतरी मैन कोई और नहीं बल्कि कार्तिक था और उसी ने निक्का को भी मारा था और पहले लड़के को भी मारा था। हमारा सीन जाता है कार्तिक के साइकियाट्रिस्ट पर, जो कि राबी से कहता है मुझे लगता है कि शायद कार्तिक ने उन लड़कों को मारा है क्योंकि वो अपनी वाइफ के ट्रॉमा को अभी भूल नहीं पाया है और वो पारेमा के अपराधियों को किसी भी तरीके से बचता हुआ नहीं देख पाएगा। और अब सीन बल्लू पर जाता है। बल्लू भी उन लड़कों में से एक है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड पूनम का कॉल आता है और वो उसे मिलने बुलाती है। चूंकि पुलिस उसे प्रोटेक्ट कर रही थी, पुलिस भी उसका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाती है। लेकिन बल्लू पुलिस वाले से कहता है भाई मेरी गर्लफ्रेंड ने बुलाया है, बस 2 मिनट में मिलकर आ रहा है। सीन जाता है पूनम और बल्लू पर। उन दोनों के बीच में काफी बहस हो रही थी क्योंकि पूनम को पता चल गया था कि बल्लू ने किसी का रेप किया। इसी वजह से वो उससे बहुत ज्यादा नाराज थी। बल्लू उसे मनाने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी वहां पर छतरी मैन आ जाता है और वो बल्लू को मारने वाला होता है। लेकिन पूनम अपना फोन निकालकर उसकी रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देती है और अब छतरी मैन यहाँ पर सीधा पूनम को शूट कर देता है और मौके का फायदा उठाकर बल्लू वहां से भाग निकलता है। वहीं अगले सीन में हम राबी को देखते हैं जो कार्तिक से कहती है कि तुमने उन दोनों को क्यों मार दिया। निक्का गवाही देने के लिए मान गया था और मेरी उससे बात भी हो गई थी। हम आराम से उसे सजा दिला सकते थे लेकिन तुमने सब खराब कर दिया। तुम्हें इसे मारने की क्या जरूरत थी। जो कुछ भी कर रहे हो वो बिल्कुल गलत है। अब राबी को पता चलता है कि उन चारों के साथ जो 5वां लड़का था उसका नाम समीर था और उसकी बेटी पारेमा के स्कूल में पढ़ती थी। अब राबी और पारेमा दोनों समीर के घर पहुंच जाते हैं जहां पता चलता है कि समीर पिछले 2 हफ्ते से घर पर है ही नहीं। समीर की बेटी राबी को बताती है कि जब मेरे पापा 2 हफ्ते पहले घर पर आए थे तो मैंने देखा था वो रात में अपने कपड़े जला रहे थे और वो भी अपनी फेवरेट शर्ट को उन्होंने जलाया था। खैर फिर कोर्ट की हियरिंग का दिन आ जाता है और आज पारेमा को पेश किया जाता है। उसका चेहरा ढका हुआ था और दूसरा वकील बहुत सारे भद्दे और गंदे सवालों से पूछता है। पारेमा काफी देर तक उसके सवालों का जवाब देती रही लेकिन वो लगातार उसे ट्रिगर करता रहता है। तभी पारेमा अपने चेहरे पर लगा हुआ कपड़ा हटा देती है। वो कहती है कि आज मेरी गलती नहीं है और ना ही उन लड़कों की गलती है, शायद कहीं ना कहीं इस जनरेशन की है। मेरे जो स्टूडेंट हैं जिन्हें मैंने बचपन से उन्हें पढ़ाया आज वही मेरे लिए भद्दे भद्दे कॉमेंट्स कर रहे हैं। वो ग्रुप में मैसेज लिख रहे हैं कि उस रात उन्हें भी गाड़ी में होना चाहिए था। एंड वो कहती है सारी गलती मेरी है। मुझे बचपन से मेरी माँ ने सिखाया ताकि कभी अकेले बाहर मत जाना बिना किसी जेंट्स के, लेकिन फिर भी मैं गई। गलती मेरी है। मैंने स्कूल में पढ़ाया, इसमें भी गलती मेरी है और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ इसमें भी सारी गलती मेरी ही है क्योंकि मैं रात में अकेले निकली। उसके इस बयान को सुनकर सारा कोर्ट एकदम चुप हो जाता है। खैर उसके बाद अगली सुनवाई का दिन तय कर दिया जाता है। देन हम देखते हैं इस मूवी के अंदर दिखाया जाता है कि एक दिन में 80 रेप केस दर्ज होते हैं लेकिन उनमें से केवल 5 या 10 की ही सुनवाई होती है। ये सब दिखाकर ये मूवी ये रिवील करती है कि न्याय कितना धीमा और कम होता है। खैर इसके बाद नेक्स्ट डे हियरिंग का दिन आता है। राबी कोर्ट के लिए निकलती है। तभी एक आदमी आता है और उसके चेहरे पर इंक फेंक देता है। ये वही लोग थे जो राबी के बयान से बहुत ज्यादा चिड़े हुए थे। राबी ने कहा था कि छतरी मैन जो कर रहा है वो गलत है और ये वो लोग थे जो छतरी मैन को सपोर्ट कर रहे थे। इसी वजह से उन्होंने राबी के चेहरे पर इंक फेंक दिया। राबी ऐसे ही कोर्ट पहुंच जाती है और अपने चेहरे की इंक को साफ नहीं करती है और अब यहाँ पर केस स्टार्ट होता है। राबी कहती है ये केस तो बिल्कुल क्लियर है। गाड़ी चोरी हो गई, बंदरों ने तार काट दिए, कपड़े गायब हो गए, शादी के भी फुटेज आ गए। मेरे पास तो पहले से ही कोई सबूत नहीं है, सबको पहले ही सेटलमेंट करके रखा गया है। खैर यहाँ पर जज कहती है कि चीजें सबूतों पर चलती हैं ना कि इमोशन पर। इसके बाद राबी कोर्ट में उस लड़की की बहन को बुलाती है और उस लड़की से पूछती है कि तुमने तुम्हारे भाई को कभी ऐसी फूल पत्ती वाली शर्ट पहने हुए देखा है। बहन जवाब देती है हाँ कभी कभी मेरा भाई पहन लेता है। लेकिन सच तो ये था कि उस लड़के ने कभी भी इस तरह की शर्ट नहीं पहनी थी। उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स में साफ था कि आज तक उसने ऐसे कपड़े नहीं पहने थे जो उसने उस दिन पहने थे। खैर उसके बाद राबी दुकानदार को भी कटघरे में बुलाती है जहाँ से लड़कों ने कपड़े चेंज किए थे। दुकानदार बताता है मेरे पास 3 बजे कॉल आया था और उन्हीं के कहने पर मैंने दुकान खोली थी।
की। चारों ने वहीं से कपड़े चेंज किए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। देन एएसआई संजय को कटघरे में बुलाया जाता है। राबी के कहने पर वो सबके सामने बताता है कि जो सैंपल थे उन्हें बदल दिया गया था। चाबी किसी के पास भी हो सकती है और कोई भी आकर उसे बदल सकता है। इससे क्लियर हो जाता है कि पुलिस में कई सेटलमेंट और सबूत बदलने की घटनाएं होती रहती हैं। कोर्ट में इस बार काफी सारे स्कूली बच्चे आए थे। मजिस्ट्रेट पूछती है इन सबको यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। राबी जवाब देती है भला क्यों नहीं, ये सब कुछ देखते हैं, सुनने में क्या बुराई है। इसके बाद कटघरे में 5वें आरोपी समीर की बेटी को बुलाया जाता है। वो बताती है कि मेरे पापा उस दिन काफी लेट आए थे और मैंने देखा था उन्होंने अपने कपड़े जला दिए थे और वो भी उनकी फेवरेट शर्ट जलाई थी। वो कहती है मैंने देखा था उनकी गर्दन पर काफी छोटे छोटे मार्क थे जैसे नाखूनों से पड़ते हैं। ये सुनते ही दूसरा वकील उससे काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट क्वेश्चनिंग करने लगता है। उसका पूछना था क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पापा ने सब कुछ किया है। राबी इस वकील को रोकने की कोशिश करती है कि तुम इतनी छोटी बच्ची से इस तरीके से सवाल नहीं पूछ सकते, लेकिन वकील नहीं मानता है। लड़की काफी सुनने के बाद गुस्से में आ जाती है और कहती है मुझे नहीं पता कि मेरे पापा ने ये सब कुछ किया है या नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने मेरी माँ के साथ ये जरूर किया था। यह खुलासा होता है कि समीर ने पहले भी एक लड़की के साथ यही किया था एंड उसके घर वालों के साथ उसका सेटलमेंट हो गया था और उस लड़की की शादी समीर से करवा दी गई। पिछले कई सालों से वो लड़की अपने ही रेपिस्ट के साथ शादी करके रह रही है और उनकी अब एक बेटी भी है जो अब कटघरे में खड़ी है। राबी कहती है यहाँ पर अपराधी ऐसे ही बच जाते हैं। जितने भी रेप होते हैं उनमें से आधे से ज्यादा तो रिपोर्ट फाइल ही नहीं होती और उनमें से जिनकी रिपोर्ट हो भी जाती है वो ऐसे ही सेटलमेंट करके आराम से निकल जाते हैं। अगर कोर्ट ने आज से 13-14 साल पहले उस लड़की के साथ न्याय किया होता तो आज वो अपने ही रेपिस्ट के साथ शादी करके नहीं रह रही होती। सारी दलीलें सुनने के बाद जज कहती है इस सारी सुनवाई के बाद क्लियर होता है कि उन्होंने विक्टिम को उठाया और उसका रेप किया। जज कहती है जिन पुलिस वालों ने इसमें सेटलमेंट करने की कोशिश की है उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जाए और इसके बाद जो जजमेंट है वो अगले दिन दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक भी पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है और कहता है मैंने उन दोनों लड़कों को मारा है। पुलिस कार्तिक को कोर्ट लेकर जाती है, तभी दीपराज वहां पर आता है और उसे डायरेक्टली शूट कर देता है। कार्तिक वहीं पर मारा जाता है। तो इसका मतलब साफ था कि कार्तिक ने उसके बेटे को मारा और उसके पिता ने उसे मारा। उनमें हम पारिमा और उसके पति को दिखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए रोड पर चले जा रहे हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। सो गाइस आपको ये मूवी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो गाइस ये मूवी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमारे समाज की सच्चाई भी दिखाती है कि कितनी आसानी से अपराधी बच जाते हैं और कैसे सिस्टम में ये सब चलता है। न्याय पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमें सही और गलत के बीच लड़ाई को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, टाटा।